नमस्कार साथियों, मैं मनीष मिवाल आप सभी का आपके अपने चैनल में तहे दिल से स्वागत और अभिनंदन करता हूं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी शानदार, जबरदस्त और जिंदाबाद होंगे और आप सभी की कक्षा 12 की जो तैयारियां हैं वो बिल्कुल धमाकेदार चल रही होंगी। इन्हीं धमाकेदार तैयारियों को और भी धांसू बनाने के लिए आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 12 की अर्थशास्त्र में व्यष्टि अर्थशास्त्र का अध्याय 2 उपभोक्ता के व्यवहार का सिद्धांत, और आज है उसका लेक्चर नंबर 12। कौन सा लेक्चर है? लेक्चर नंबर 12 है, लेक्चर नंबर 12 है। आज हम लोग क्या कवर करने जा रहे हैं गुरुजी? आज हम लोग कवर करेंगे उपभोक्ता का इष्टतम चयन। ठीक है, इसका इष्टतम का मतलब क्या होता है वो भी जानेंगे। उपभोक्ता के संतुलन की जो शर्तें हैं, कंडीशंस है, उनकी भी चर्चा हम लोग करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के लेक्चर को। उपभोक्ता का इष्टतम चयन क्या होता है इसको समझते हैं। देखिए, उपभोक्ता का इष्टतम चयन, इष्ट का मतलब या इष्टतम का मतलब यह है कि जो बेस्ट चयन होगा वो, और बेस्ट चयन क्या होगा वो भी अपन डिस्कस करेंगे। देखिए बच्चों, एक बार थोड़ा सा हम पहले की कहानी पर आते हैं, क्योंकि सब कुछ जुड़ा हुआ है, सब कुछ एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, इसलिए एक दूसरे को जानना जरूरी है। हमने जो शुरुआत करी थी इस चैप्टर में उपयोगिता से करी थी। फिर उस उपयोगिता को मैंने समझाते हुए मैंने ये कहा था कि बच्चों हमें इस चैप्टर में उपयोगिता विश्लेषण पढ़ना है। ठीक है, हम लोगों को यूटिलिटी एनालिसिस के बारे में जानना है। उस उपयोगिता विश्लेषण के बारे में मैंने आपको पढ़ाते हुए दो भागों में बांटा था कि एक गणनावाचक विश्लेषण या जिसे कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच या एनालिसिस कहा जाता है, और दूसरी ओर होगी क्रमवाचक विश्लेषण जिसको ऑर्डिनल यूटिलिटी अप्रोच कहा जाता है। ये गणनावाचक और ये जो क्रमवाचक है इनके बारे में पढ़ा। गणनावाचक में मैंने आपको कुल उपयोगिता और सीमांत उपयोगिता बताया। अब कुल उपयोगिता, सीमांत उपयोगिता बताया, और क्रमवाचक में हम लोग पूरा जो कहानी वो पढ़ते हुए जा रहे थे। अब इस कहानी को वापस कंटिन्यू करेंगे। पहले एक बार यहां पर आ जाइए। इष्टतम चयन का मतलब क्या है? इष्टतम का मतलब है बेटा एक प्रकार से बेस्ट जो होता है उसका आप चयन कर लेते हो, जो बेस्ट चीज होती है उसका चयन करो। और बेस्ट हमारे लिए क्या है? जिससे कि हमें सबसे ज्यादा संतुष्टि प्रदान हो। हमने बार बार में इस बात पर जोर दिया है कि उपभोक्ता उसी वस्तु को खरीदेगा जिससे कि उसको सबसे ज्यादा अधिक से अधिक संतुष्टि प्राप्त हो, उसी वस्तु को वो खरीदता है। तो जिस चीज से उसको ज्यादा संतुष्टि होगी उसके लिए वही चीज क्या होगी? बेस्ट होगी। तो इष्टतम चयन का मतलब, उपभोक्ता का इष्टतम चयन मतलब उसको संतुष्टि वाला बिंदु कौन सा है, उसको कहां पर जाकर के संतुष्टि मिलेगी, जहां के बाद वो और नहीं खरीदना चाहेगा, वो सेटिस्फाइड हो जाएगा। भाई आज आप खाना खाने बैठते हो, 3 चपाती 4 चपाती, बस 4 में आप सेटिस्फाइड हो गए हो, तो 4 आपका क्या हो गया? एक प्रकार से संतुष्टि का बिंदु हो गया। आपने कोई मोबाइल खरीद रहे हो, ये वाला मोबाइल खरीद लिया, आप संतुष्ट हो चुके हो कि बस अब और नहीं चाहिए। ठीक है, और नहीं, बस सेटिस्फेक्शन। तो वो कौन सा चयन, आप कौन सी वस्तु का किस प्रकार से चयन करते हैं जिससे कि आपको सेटिस्फेक्शन मिल जाए। आज के इस पूरे लेक्चर में हम यही पढ़ेंगे कि उपभोक्ता को संतुष्टि होती है तो होती कब है और कैसे होती है। तो उपभोक्ता की संतुष्टि के बारे में आज का हमारा पूरा लेक्चर है। उपभोक्ता का इष्टतम चयन जो है वो यही बताता है कि उपभोक्ता को संतुष्टि कहां पर होगी, सेटिस्फेक्शन कहां पर होगा। उपभोक्ता को संतुष्टि कहां पर होगी, सेटिस्फेक्शन कहां पर होगा। ओके, अब अपन वापस उस कहानी पर आते हैं, गणनावाचक और क्रमवाचक। गणनावाचक में जब मैंने आपको कुल उपयोगिता और सीमांत उपयोगिता बच्चों पढ़ाया था, तो कुल उपयोगिता और सीमांत उपयोगिता पढ़ाते समय मैंने आपको यह बताया था कि एक रिश्ता बताया था। रिश्ता किस किस का बताया था? टीयू एंड एमयू का रिश्ता बताया था। कुल उपयोगिता और सीमांत उपयोगिता का रिश्ता संबंध मैंने आपको बताया था, और मैंने ये कहा था कि जब टीयू अधिकतम होगी, जब टीयू अधिकतम होगी या जिसको हम कहते हैं मैक्सिमम होगी, जब वो अपने बिल्कुल टॉप पॉइंट पर पहुंच जाएगी, तब एमयू क्या होगी? 0 होगी। मतलब कुल उपयोगिता जब अधिकतम है तब सीमांत उपयोगिता 0 होगी, 0 होगी। और ये वाली जो कंडीशन है, ये वाली जो स्थिति है, ये वाली स्थिति क्या होती है? संतुष्टि की स्थिति होती है। जब उपभोक्ता क्या हो चुका है? संतुष्ट हो चुका है, कंज्यूमर बिल्कुल सेटिस्फाइड हो चुका है कि भैया अब इससे ज्यादा अपन को नहीं चाहिए। अगर इससे ज्यादा आप लेते जाओगे तो आपकी एमयू क्या चली जाएगी? नेगेटिव में चली जाएगी, ऋणात्मक हो जाएगी। और इससे 0 से पहले कैसी है? वो धनात्मक है। इससे पहले वो पॉजिटिव है, और यहां पर आकर के वो 0 में आ जाएगी। और इसके बाद भी अगर आप सेटिस्फेक्शन, इसके बाद भी अगर आप उपभोग करते हो तो वो कैसी हो जाएगी? वो नेगेटिव चली जाएगी। तो ये वाला जो पॉइंट है संतुष्टि का बिंदु है। पर ये किसमें है? ये गणनावाचक विश्लेषण में। क्योंकि क्रमवाचक विश्लेषण में तो ना तो हम लोग कुल उपयोगिता पढ़ रहे हैं, ना सीमांत उपयोगिता पढ़ रहे हैं। हम क्रमवाचक में तो हमने बात ही नहीं करी। तो जब हम उपयोगिता विश्लेषण की चर्चा करते हैं तो हम उसमें गणनावाचक और क्रमवाचक की बात करते हैं। और गणनावाचक में हमने ये देखा था कि हम एक नियम लगाते हैं जिसको कहा जाता है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी।
या ह्रासमान सीमांत उपयोगिता का नियम। और इस नियम के तहत ये वाली बात सामने आती है कि जब टीयू अधिकतम होगा तो एमयू 0 होगा और ये वाला पॉइंट संतुष्टि का जाएगा। तो गणनावाचक में अगर आपसे पूछा जाए उपभोक्ता कब संतुष्ट होगा, तो कहोगे कि कुल उपयोगिता जब अधिकतम होगी और एमयू 0 होगा तब उपभोक्ता बिल्कुल संतुष्ट हो जाएगा कि बस अब अपन को सेटिस्फाइड हो गए, अब कुछ भी नहीं चाहिए। और यहाँ पे नियम कौन सा लागू होता है? नियम लागू होता है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, ह्रासमान सीमांत उपयोगिता का नियम लागू होता है। ठीक है, ये गणनावाचक की कहानी थी। फिर क्रमवाचक में क्या होता है? अब सवाल हमारा ये कि क्रमवाचक में कब संतुष्टि मिलेगी। ठीक है, क्रमवाचक में कब? गणनावाचक में तो गणना करते करते जब शून्य पे पहुंच जाओ तब संतुष्टि है, परंतु क्रमवाचक में कब संतुष्टि मिलेगी? तो क्रमवाचक की संतुष्टि वाला ही आज हम लोग पढ़ेंगे कि क्रमवाचक उपयोगिता विश्लेषण में उपभोक्ता को कब संतुष्टि मिलेगी, कब उपभोक्ता बिल्कुल संतुष्ट सेटिस्फाइड हो जाएगा कि भैया अब नहीं चाहिए। तो इसके लिए हमें दो बातों को यहाँ पे एक साथ लेकर के चलना पड़ेगा। एक तो हमें आईसी को या अनधिमान वक्र को साथ में लेकर के चलना है। किसको? इनडिफरेंस कर्व, इनडिफरेंस कर्व, या जिसको हम हिंदी में क्या कहते हैं? अनधिमान वक्र। अनधिमान वक्र, या कुछ किताबों में आपको, जैसे मैंने पहले भी कहा, तटस्थता वक्र भी लिखा हुआ मिलेगा। तो अनधिमान वक्र, तटस्थता वक्र एक तरफ हमारा यह है, और दूसरी तरफ हम लोग बात करेंगे बजट लाइन की। बजट लाइन या हिंदी में बजट रेखा। ये दोनों हमारी आज के लेक्चर में एक साथ चलेगी, 1 बाय 1 चलती जाएगी। ठीक है, तो अनधिमान वक्र और बजट रेखा दोनों साथ चलेगी। अभी तक हमने पहले अनधिमान वक्र की चर्चा करी थी कुछ लेक्चर्स में, 2 से 3 लेक्चर में अनधिमान वक्र पे कवर कराए थे। अनधिमान वक्र क्या होते हैं, कैसे बनते हैं, उनकी विशेषताएं क्या है, ये सारी बातें हम लोगों ने जानी थी। अनधिमान मानचित्र क्या होता है, ये सब कुछ पहले इसको अच्छे से समझा। ठीक है, फिर इसको अच्छे से समझा, बजट रेखा क्या होती है, बजट रेखा की प्रवणता क्या है, उसका स्लोप कैसे बनेगा, क्यों px अपॉन py उसका स्लोप है, पूरा अच्छे से समझ लिया। अब इन दोनों को साथ में जोड़ करके हम संतुष्टि तक पहुंचेंगे। दोनों चीजों को, दोनों कॉन्सेप्टों को जोड़ लो। गणनावाचक में हमने पहले क्या करा? पहले टीयू को अच्छे से पढ़ा, कुल उपयोगिता मैंने आपको बहुत अच्छे से पहले समझाई। फिर नेक्स्ट लेक्चर सीमांत उपयोगिता का लेकर के आया, फिर दोनों का संबंध बता करके मैंने बताया यहां पर उपभोक्ता संतुष्टि के स्तर पर पहुंच जाएगा, है ना। अब यहां पर भी यही कर रहे हैं, पहले अनधिमान वक्र, तटस्थता वक्र को पढ़ लिया, फिर बजट रेखा को पढ़ लिया। अब इन दोनों को साथ में लेकर करके हम देखेंगे कि हमारा जो उपभोक्ता है, हमारा जो कंज्यूमर है, वो संतुष्टि के स्तर पर कब पहुंचता है, सेटिस्फेक्शन के स्तर पर कब पहुंचता है। इसको इंग्लिश में कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम कहा जाता है। इक्विलिब्रियम का मतलब ये होता है कि वो वाला पॉइंट आ गया जहां बस संतुष्टि संतोष मिल जाता है इंसान को, बस अब और नहीं चाहिए। तो संतुष्टि वाला बिंदु कौन सा है, कहां पर होगा, कैसे होगा, क्यों होगा, ये सारी कहानी हमें आज के लेक्चर में पढ़नी है। पर ध्यान रखिएगा आज ये दोनों साथ में चलेगी, तो किसी भी प्रकार का कोई भी कंफ्यूजन, कोई भी डाउट आपके दिमाग में नहीं रहना चाहिए। इन दोनों को हम साथ में लेकर के चलेंगे। आप कह सकते हो एक प्रकार से आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं अनधिमान वक्र और बजट रेखा का संबंध क्या है, किस प्रकार से बजट रेखा और अनधिमान वक्र मिलकर करके व्यक्ति को संतुष्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। बजट रेखा की यहाँ पर बात क्यों करी जा रही है बच्चों? क्योंकि बिना बजट रेखा के, बिना बजट के तो हम कुछ चीज खरीद नहीं सकते, किसी बंडल का चयन कर ही नहीं सकते, क्योंकि हम किसी बंडल का चयन भी 2 चीजों के आधार पर कर रहे हैं। एक तो हमारा बजट और दूसरी उन वस्तुओं की कीमत। उन वस्तुओं की कीमत अगर मेरे बजट के अंदर है तो भैया अपन खरीद रहे हैं, और नहीं है तो नहीं खरीद रहे हैं। तो बजट इंपॉर्टेंट है। और अनधिमान वक्र आपका वो बताता है कि हाँ साहब मुझे इन अलग अलग संयोगों से कितनी संतुष्टि प्राप्त होगी। तो दोनों को एक साथ लेकर के चलेंगे। आइए बढ़ते हैं आज के लेक्चर की तरफ। बजट सेट में वे सभी बंडल शामिल हैं जो कि उपभोक्ता के लिए उपलब्ध होते हैं। तो बजट सेट, अब बजट सेट आपको याद है क्या होता है कि बजट सेट इस प्रकार के बंडलों का पूरा सेट है जो कि आपकी इनकम के अंदर उपलब्ध है, आपकी इनकम के अंदर उपलब्ध है। जैसे मैं कहूं कि भैया अपन ने मान लिया कि भैया जो हमारी इनकम है एम कितनी हो गई, 100 रुपये हो गई, पी मेरा प्राइस ऑफ एक्स गुड है वो 20 रुपये हो गया, पी वाई जो है मेरा प्राइस ऑफ वाई गुड कितना हो गया, 10 रुपये हो गया। तो इसमें मैंने यहाँ पर देख, जैसे ले लीजिए ये एक्स वस्तु ये वाई वस्तु, ठीक है। तो एक तो मैं एक्स 0 और वाई 10 की 10 खरीद सकता हूँ, फिर ये 1, ये 8, ये 2, ये 6, ये 3, ये 4, ये 4, ये 2 और ये 5 और ये 0, ठीक है ना। इस प्रकार से जब ये 0 खरीदी, ये 10 की 10 खरीदी, तो y की कितनी कीमत है, 10 रुपए एक की। तो 10 को 10 से गुणा कर दोगे तो 100 रुपए पूरे खत्म हो जाएंगे, क्योंकि मेरे पास इनकम कितनी है, 100 रुपए। और एक समीकरण, एक इक्वेशन हम लोग पढ़ते हैं कि px,
ठीक है, प्राइस ऑफ एक्स, जो भी एक्स वस्तु हम खरीद रहे हैं उसकी कीमत, उसको गुणा कर देंगे, डॉट लगा दिया यहाँ पे, किससे, क्यू एक्स से। क्यू एक्स क्या है बच्चों, क्यू मतलब क्वांटिटी, मात्रा, एक्स वस्तु की कितनी मात्रा खरीद रहे हो, ठीक है। जैसे यहाँ पर हमने एक्स वस्तु की 0 मात्रा खरीदी और 0 मात्रा कितने की है, 20 रुपए की है, तो ये कितना आ गया, 0 आ गया। फिर इसमें प्लस करेंगे पी वाई क्यू वाई, प्राइस ऑफ वाई कमोडिटी, और मात्रा से उसे गुणा कर देंगे। तो यहाँ पे प्राइस कितनी है, 10 रुपए, कितनी खरीदी, 10 खरीदी, तो ये 100 आ गया। और बराबर किसके होता है, एम के बराबर होता है, मतलब हमारी आय के बराबर होता है। तो ये 100 के बराबर होना चाहिए, तो ये 100 के बराबर आ गया। तो जब हमने सारे के सारे 100 के 100 रुपए के वाई वस्तु खरीद ली, तो एक्स कुछ भी नहीं खरीदेंगे। अब एक एक्स खरीदा, मतलब 20 रुपए का एक एक्स, और 8 वो खरीदे हैं तो 80 रुपए का ये, तो 100 रुपए आ गए। फिर ये 2 खरीदेंगे तो ये 40 का, और वो 6 खरीदेंगे तो 60 का, वो हो जाएगा, 100 हो गए। फिर 3 ये खरीदे तो 3 को 20 से गुणा करो 60, फिर 4 को 10 से गुणा करो 40, ये 4 को 20 से गुणा करो 80, 2 को 10 से गुणा करो 20, 5 को 20 से गुणा करो तो 100 के 100 रुपए यही खत्म हो जाएंगे। तो ये क्या है, हमारा बजट सेट क्या दर्शा रहा है, ये अलग अलग बंडलों को दर्शा रहा है, अलग अलग इनको संयोगों को दर्शा रहा है। ये सारे वो संयोग है जिनको मैं अपनी आय के अंदर खरीद सकता हूं, मतलब 100 रुपए के अंदर अंदर खरीद सकता हूं। तो इसलिए इसको पूरे को क्या कहा गया है, बजट सेट कहा गया है, कि मेरे बजट में उपलब्ध है, ये मेरे बजट के अंदर ये सेट हो रहे हैं ठीक है, मेरे बजट के अंदर ये सेट हो रहे हैं, मेरा बजट जितना है उतना इसकी कीमत है। तो बजट सेट में जितने भी सभी बंडल है, पहला बंडल, दूसरा बंडल, तीसरा बंडल, चौथा बंडल, पांचवा बंडल, छठा बंडल, ये जो 6 के 6 बंडल है उपभोक्ता के लिए उपलब्ध है। उपभोक्ता के लिए उपलब्ध होने का मतलब क्या है, कि उसकी आय के अंदर अंदर है, जितनी उसकी आय है उस आय में वो खरीद सकता है, मतलब उसके लिए उपलब्ध हो जाएंगे। उपभोक्ता अपने बजट सेट में से उपभोग बंडलों का चयन कर सकता है। अब देखिए, उपभोक्ता अपने बजट सेट में से उपभोग बंडल का चयन कर सकता है, ये पूरा बजट सेट है। अब इसमें से उपभोक्ता क्या है, अपने बंडल का चयन कर सकता है, ये वाला खरीदूं, ये वाला खरीदूं, ये वाला खरीदूं, ये वाला, ये वाला, ये वाला, कौन सा वाला खरीदूं, कोई सा वाला भी खरीद सकता है, क्योंकि सारे के सारे उसके पास उपलब्ध है। जैसे मैं आपको एक और उदाहरण देता हूं, मैं दुकान पे गया और मैंने बोला भैया एक शर्ट और एक जींस दिखा दो अच्छी सी, ठीक है। उसने पूछा भैया रेंज बताओ। रेंज का मतलब होता है कहां तक की लेना चाहोगे आप, 1000, 2000, 2500, 5000, 10000, 20000, कहां तक की। तो मैंने उसको ये बोला भैया 1500 के अंदर अंदर बढ़िया शर्ट भी आ जाए और जींस भी आ जाए, दोनों मिला करके 1500 रुपए तक के अंदर आ जानी चाहिए। अब उसने मेरे सामने क्या है, 10 शर्ट और 10 उनकी मैचिंग की जींस निकाल करके मेरे सामने रख दी। ये 10 क्या है, एक शर्ट और एक जींस मेरे लिए एक बंडल हो गया, फिर एक शर्ट और एक जींस मेरे लिए एक बंडल हो गया, और इन सब को मिलाकर करके मैं क्या कह सकता हूं, बजट सेट है मेरा, कि मतलब ये सारे के सारे जो है मेरे 1500 रुपए के अंदर अंदर है। मैं कोई सा भी एक बंडल खरीद लूं 1500 के अंदर अंदर, या तो 1500 की है या 1500 से नीचे की है, ठीक है, तो मैं कोई सी भी एक खरीद सकता हूं। वही बात यहां पर बोली गई है कि इन बंडल सेट में से उपभोक्ता कोई सा भी चयन कर सकता है, उसकी आय के अंदर अंदर कर लेगा, परंतु वह उपलब्ध बंडलों में से अपने लिए उपभोग बंडल का चयन किस आधार पर करेगा, कि भैया मुझे ये वाला बंडल खरीदना है और ये वाला बंडल नहीं खरीदना है। जैसे मेरे सामने वो जब 10 उसने रखा कि सर ये जींस और ये शर्ट, ये जींस और ये शर्ट, तो मैं किस आधार पर तय करूंगा ये वाली खरीदनी है ये वाली नहीं खरीदनी। तो आइए देखते हैं। अर्थशास्त्र में मान लिया जाता है कि उपभोक्ता उपलब्ध सभी बंडलों में से अपने उपभोग बंडल का चयन अपनी रुचि तथा अधिमान के अनुसार बजट सेट के बंडलों के आधार पर करता है। देखिए, अपनी रुचि और अधिमान, अधिमान नहीं लिखा हुआ, अधिमान लिखा हुआ। क्या लिखा हुआ, अधिमान। अधिमान का मतलब क्या होता है, प्रेफरेंस देना। क्या देना, प्रेफरेंस देना, कि साहब ये वाला मैं इसको प्रेफर करता हूं, मैं ये वाली चीज करता हूं। मैं जैसे मैंने आपको कहता हूं कि आज आपके पास जैसे मान लीजिए 4-5 टीचर है पढ़ने के लिए, ठीक है, कि भाई ये वाला स्कूल का टीचर, कोचिंग का टीचर, ये कॉलोनी के भैया, ये वाले मनीष सर, ये सब आप प्रेफर कर सकते हो, भाई मैं इनसे पहले पढ़ूंगा, इनका सबसे बेस्ट है, फिर इनके बाद इनका, फिर इनके बाद इनका। और ये किस आधार पर, आप अपनी रुचि के आधार पर, आपको इंटरेस्ट ज्यादा किस में आ रहा है, किसका पढ़ाया हुआ आपको ज्यादा समझ में आ रहा है, किस में ज्यादा इंटरेस्ट, हाँ यार ये जो पढ़ा था इनका बहुत मस्त है। आप जब कुछ खरीदने जाते हैं, यार ये वाली चीज में इंटरेस्ट है, मतलब मेरा मन सा लग गया, ये वाली चीज ही खरीद करके जाओ। तो जिस चीज में आपकी ज्यादा रुचि होती है, ज्यादा इंटरेस्ट होता है, उसी को हम लोग खरीदते हैं और फिर उसका प्रेफरेंस देकर करके बंडल तय करते हैं। यह सामान्य रूप से मान लिया जाता है कि उपभोक्ता के पास सभी बंडलों के सेट विषय में अच्छी तरह स्पष्ट अधिमान है। तो अब हम ये मान लेते हैं, कुछ चीजें मानने से होती है बेटा, ठीक है, मन के माने हार है और मन के जीते जीत है, ठीक है। तो मन में कुछ चीजें माननी होती है कि साहब ये करना है ये नहीं करना। तो उसी प्रकार से अर्थशास्त्र में भी क्या है, कुछ चीजें मान ली जाती है,
कुछ चीजें अजम्पशंस है बेटा कि हाँ ये हो रहा है तो होने दो, उसमें हमें दिमाग नहीं लगाना। तो अर्थशास्त्र में मान लिया जाता है कि उपभोक्ता के पास सभी बंडलों को लेकर के, ठीक है, जितने भी जो बंडल्स हैं उन सभी बंडलों को लेकर के अच्छी तरह से स्पष्ट अधिमान है, मतलब वो अच्छी तरह से स्पष्ट है कि भैया मैं इसको प्रेफर करूंगा, इसको नहीं करूंगा। तो उसकी प्रेफरेंस जो है वो क्लियर है। जैसे कि फॉर एग्जांपल आप अधिकतर जो बच्चे आज के समय में आर्ट्स में आते हैं ना, जब भी मैं उनसे कभी जूम मीटिंग पे बातचीत करता हूँ, संडे वार्ताज में कमेंट देखता हूँ, ऑफलाइन में बच्चों से मिलता हूँ, तो मुझे काफी बच्चों का एक ही जवाब सुनने को आता है, सर हमें कलेक्टर बनना है, हमें यूपीएससी का एग्जाम देना है, हमें आईएएस बनना है। तो ये आपने क्या कर रखा है कि आपने अपने जीवन में जितने भी करियर ऑप्शंस हैं उनमें से एक को प्रेफरेंस दे रखी है कि साहब मुझे ये बनना है। आप अपनी प्रेफरेंस को लेकर के, आप अपने अधिमान को लेकर करके क्लियर हो, स्पष्ट हो। उसी प्रकार से माना गया है कि जो सभी बंडलों के प्रकार से लेकर के आप अच्छी तरह से स्पष्ट हैं कि साहब मुझे ये चुनना है, ये नहीं चुनना। आपकी प्रेफरेंस क्लियर है, आप बिल्कुल क्लियर दिमाग के साथ आप जा रहे हो। जैसा फॉर एग्जांपल मैं कहूं कि भाई 10 शर्ट और 10 जींस सब उसने मुझे दिखाई और मेरी क्लियर प्रेफरेंस थी साहब अपन ब्लू शर्ट है ना वो लेंगे, ब्लू शर्ट और एक जैसे जींस का कोई भी कलर ले लीजिए, वो वाला कलर चूज करके आऊंगा। जैसे उसने 10 गेरी मेरे सामने, मुझे एक दिखी ब्लू, अपन उठा ली, अपना प्रेफरेंस पहला ब्लू का। ऐसा रियलिटी में नहीं है, ठीक है, जस्ट फॉर एग्जांपल, ठीक है। तो वो अपन उसको उठा करके ले लिए। तो प्रेफरेंस अपना क्लियर होना चाहिए। वह किन्हीं दो बंडलों की तुलना कर सकती है, ठीक है, तो दो बंडलों में तुलना भी कर सकता है, ये वाला लूं या ये वाला लूं, ये वाला ज्यादा बेहतर है। जब दो बंडलों की तुलना करने की बात आ जाती है ना, तो जनरली क्या करता है व्यक्ति, एक दिष्ट पे ध्यान देता है। एक दिष्ट जो अधिमान होते हैं ना, अब एक दिष्ट अधिमान क्या होते हैं ये मत पूछना, क्योंकि वैसे मैंने पढ़ा रखा है। मोनोटोनिक प्रेफरेंसेस जिनको कहा जाता है, मोनोटोनिक प्रेफरेंसेस जिनको कहा जाता है, मतलब इसमें मोनोटोनिक प्रेफरेंसेस का मतलब ये होता है, जैसे मान लीजिए कि दो बंडल है, एक्स वस्तु और वाई वस्तु, ठीक है, एक्स वस्तु और वाई वस्तु, ये दो बंडल आप लोगों के पास है, ठीक है। अब एक बंडल में जैसे 10 और 10, एक्स की भी जो वस्तु खरीद रहे हैं वो भी 10 और वाई की वस्तु खरीद रहे हैं वो भी 10 है। दूसरा बंडल है जिसमें एक्स 10 और वाई 12 है। तो अब आप कौन सा वाला खरीदोगे, ये वाला खरीदोगे या ये वाला खरीदोगे? ये वाला खरीदोगे। इसी को मोनोटोनिक प्रेफरेंस कहा जाता है। क्यों? क्योंकि देखो यहाँ पर मोनोटोनिक प्रेफरेंस ये कहती है कि जब हम दो वस्तुओं का एक बंडल खरीदते हैं और जब हम उसमें दो बंडलों को देखते हैं तो एक बंडल की तो मात्रा समान है। अब यहाँ पर एक्स इसमें भी 10 था और इसमें भी 10 था, पर इसमें वाई 12 आ रहा है, वाई वस्तु आपको 2 एक्स्ट्रा मिल रही है, तो आप वो वाला खरीदोगे ना भैया। ये पहले वाला तो सेम है, जब एक वस्तु की संख्या दोनों बंडलों में सेम हो और दूसरी वस्तु की संख्या किसी बंडल में ज्यादा हो। दूसरी वस्तु का मतलब ये नहीं कि हमेशा वाई की, किसी की भी, दोनों वस्तुओं में से किसी एक वस्तु की संख्या दोनों बंडलों में, दोनों ग्रुपों में बराबर हो और एक ग्रुप में दूसरी वस्तु की जो संख्या है वो ज्यादा हो, उसी को हम लोग खरीदते हैं। तो यहाँ पे ये 12 था, पहला वाला 10-10 था, तो हमने इस वाले को खरीद लिया। इसी को मोनोटोनिक प्रेफरेंस या एकदिष्ट कहा जाता है। तो जब दो बंडलों की तुलना करी जाती है ना, तो जनरली वो एकदिष्ट अधिमान रखता है, मोनोटोनिक प्रेफरेंस रखता है कि किसमें उसको ज्यादा मिल रहा है। और अगर इनकेस मोनोटोनिक नहीं होता है तो फिर वो देख लेता है, जो भी उसको बेस्ट लगे वो चूज करके ले आता है। दूसरे शब्दों में वह दो बंडलों में से किसी एक को अधिमान दे सकता है या तटस्थ रहता है। देखिए, तो वो दो बंडलों में से किसी एक को अधिमान दे सकता है, मतलब किसी को प्रेफरेंस दे सकता है, सब ये वाला बंडल खरीदना है और ये वाला बंडल नहीं खरीदना, या वो तटस्थ रह सकता है। तटस्थ रहने का मतलब होता है इनडिफरेंस हो जाएगा वो, ठीक है, उसका झुकाव न इधर है न इधर है, या तो वो दोनों लेकर के आ जाए तो वो बेस्ट है, पर वो नहीं ले पाएगा क्योंकि उसकी इनकम इतनी नहीं होती है। अर्थशास्त्र में साधारणतः ये मान लिया जाता है कि उपभोक्ता युक्तिशील होता है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है और ये बार बार में हर जगह अपना रिपीट भी हुआ है कि उपभोक्ता युक्तिशील है। युक्तिशील होना यह जिसे हम विवेकशील कहते हैं कि विवेकशील है। विवेकशील का मतलब क्या है कि जो उपभोक्ता है वो राशनल है, वो समझदार है। बच्चों, समझदार होने का मतलब यह होता है कि उसको पता है कि मार्केट में एक्चुअल में क्या चल रहा है, कौन सी वस्तु की कीमतें मेरे आय के अंदर है, कौन सी वस्तु की कीमतें मेरे आय से बाहर है, कौन सी वस्तु मुझे संतुष्ट करेगी, कौन सी वस्तु नहीं करेगी। तो उपभोक्ता को युक्तिशील माना गया। युक्ति का मतलब क्या होता है बच्चों? एक आइडिया होता है, ठीक है ना, ग्रेट आइडिया सर जी, ठीक है ना, तो वो वाला आइडिया होता है। तो जो आइडिया वाला हो, आइडिया किसके दिमाग में आता है? जिसके पास दिमाग होता है उसी के पास आइडिया आएगा। मतलब हम ये मान करके चलते उपभोक्ता के पास दिमाग है,
उसको पता है कि ये वाली वस्तु मेरे लिए ठीक है और ये वाली वस्तु मेरे लिए ठीक नहीं है, ये वाली वस्तु मेरे बजट में है, ये वाली वस्तु मेरे बजट में नहीं है। इस मार्केट में ये वाला दुकानदार इतने में बेच रहा है, पड़ोस वाला दुकानदार इतने में बेच रहा है। मतलब एक उपभोक्ता को पूरे बाजार की, पूरे मार्केट की नॉलेज होती है। ऐसे उपभोक्ता को हम युक्तिशील, विवेकशील कह सकते हैं, रैशनल कह सकते हैं। तो यहां पर अर्थशास्त्र में फिर से एक बार मान लो कि उपभोक्ता विवेकशील है, युक्तिशील है, मतलब समझदार है, कंज्यूमर समझदार है। युक्तिशील व्यक्ति को स्पष्ट है ये जानकारी होती है कि उसके लिए क्या अच्छा है और क्या बुरा, तथा किसी भी दी हुई स्थिति में वह सदा इसका प्रयास करता है कि अपने लिए सबसे अच्छे को ही प्राप्त करे। तो युक्तिशील जो व्यक्ति होता है, जो विवेकशील जो व्यक्ति होता है, उसको बिल्कुल साफ तौर पर पता होता है कि उसके लिए क्या अच्छा है और क्या बुरा है। ठीक है, हर उपभोक्ता को पता है ना कि मुझे ये चीज खरीदनी है या नहीं खरीदनी। ठीक है, ये जो है ये ज्यादा में बेच रहा है तो ये अपने लिए अच्छी नहीं है, कम में बेचनी चाहिए। क्या अच्छा है क्या बुरा है सबको पता है, हर व्यक्ति को पता होता है। आप एक उपभोक्ता हो या नहीं हो, कुछ भी हो, हमें भाई आज मुझे मेरे जीवन में पता ना मेरे लिए क्या काम करना सही और क्या काम करना गलत है, हर व्यक्ति को पता होता है। उसी प्रकार से जो उपभोक्ता होता है, कंज्यूमर होता है, उसको भी पता होता है कि ये चीज खरीदना मेरे लिए सही है और ये खरीदना मेरे लिए गलत है, ये जो बेची जा रही है इस दाम पे वो गलत है और ये मेरे लिए सही है। और सदा वह सबसे अच्छे को ही प्राप्त करने की कोशिश करेगा। और हमारी ये हमेशा एक मतलब कह सकते हैं कि मानव का एक नेचर है कि हम हमेशा अच्छे को प्राप्त करने की कोशिश करते हैं, जो बेस्ट होता है। और अच्छे को जब हमें प्राप्त हो जाता है तो हम उससे हमें क्या मिल जाती है, संतुष्टि मिल जाती है। उससे हमें क्या मिल जाता है, सेटिस्फेक्शन जो होता है ना बच्चों, वो मिल जाता है। क्योंकि जितना अच्छा हम चाहते थे उतना अच्छा हमें मिल गया, बस वही हमारी संतुष्टि है, वही हमारा सेटिस्फेक्शन है। अतः उपलब्ध बंडलों के सेट के लिए न केवल एक उपभोक्ता के पास सुस्पष्ट अधिमान होता है, अपितु वह अपने अधिमानों के अनुसार कार्रवाई भी करता है। तो उपलब्ध बंडलों के सेट में से उसके पास एक अधिमान तो होता ही है, प्रेफरेंस तो होती है, ये वाले खरीदेंगे, ठीक है, और उसके साथ साथ उसके अनुसार वो कार्रवाई भी करता है। मतलब जो उसकी प्रेफरेंस होती है, जो उसकी रुचि होती है, उसी के अनुसार वो खरीदता है। ठीक है, तो क्योंकि वो युक्तिशील है, वो विवेकशील है, उसको पता है। जनरली देखिए, जैसे मैं खुद का बताता हूँ कि आज भी अगर मुझे कभी कपड़े खरीदने हो और खरीदना, तो मैं जनरली मेरी मदर को साथ में लेकर के जाता हूँ, क्योंकि मुझे इतना नॉलेज है नहीं। तो बहुत सी बार दुकानदार एक बात कहता है कि बेटा कपड़े आपको पहनने, आप बताओ कौन सा सही है कौन सा नहीं है। तो मतलब मानते हैं ना कि उपभोक्ता एक विवेकशील है, कि आप पहनोगे तो आपको पता होना चाहिए कौन सा कपड़ा सही है कौन सा नहीं है। ठीक है ना, तो हम उपभोक्ता को विवेकशील मान करके चल रहे हैं, और मान करके चल रहे हैं इसका मतलब उसको पता है क्या सही है क्या गलत है, और वो बेस्ट चीज खरीद लेगा जो उसके लिए अच्छी रहेगी। मतलब जो प्रेफरेंस वो दे रहा है उस प्रेफरेंस के अनुसार वो कार्रवाई भी करेगा कि हाँ मुझे ये अच्छा लगता है तो फिर मैं यही खरीद करके जाऊंगा, वो कार्रवाई हो जाएगी। युक्तिशील उपभोक्ता अपने लिए उपलब्ध बंडलों में से सदा वही बंडल चुनता है जिसे सर्वाधिक अधिमानता देता है। तो हमेशा जो युक्तिशील उपभोक्ता होगा, जो एक विवेकशील, एक रैशनल जो कंज्यूमर होगा, वो हमेशा जितने भी बंडल उसके पास उपलब्ध है, हमेशा उन बंडलों में से ऐसा बंडल चुनेगा जो उसको सर्वाधिक अधिमानता देता हो, मतलब जिसको सबसे ज्यादा प्रेफरेंस दे रखी हो। सबसे ऊपर प्रेफरेंस का मतलब यह है कि भैया ये वाली प्रेफरेंस मिलते ही इसका मतलब है अपन पूरे संतुष्ट है, अपन बिल्कुल संतुष्ट है। भाई मैं आपको एक जैसे उदाहरण के तौर पे बताता हूँ। जब आप कॉलेज में जाएंगे 12th पास करने के बाद, तो जनरली राजस्थान के कॉलेजेस में तो कुछ ऐसा सीन है कि आर्ट्स के सब्जेक्ट्स में क्या होता है कि आप जब फॉर्म भरते हो ना, तो आपको इन चॉइसेस पे रखा जाता है। जैसे मान लीजिए पहला जब मैंने भरा था तो मैंने फर्स्ट चॉइस पे रखा था कि हिस्ट्री, पॉलिटी और इको मेरे पास आनी चाहिए। दूसरे पे और मतलब मेरा इको सब में था, मैंने पांचों अगर प्रेफरेंस दी तो उसमें इको को रखा। मुझसे जब ई मित्र वाले भैया फॉर्म भर रहे थे तो उन्होंने बोला भैया एक सब्जेक्ट ऐसा बताओ जो आप किसी भी हाल में लेना चाहते हो। मैं इकोनॉमिक्स पे लगाओ इकोनॉमिक्स हृदय है मेरा, दिल है, इसको नहीं निकाल के फेंक सकता मैं, आप इको तो लेनी ही लेनी है। तो अब ये प्रेफरेंसेस रखिए, फिर किसी में पॉलिटी, ज्योग्राफी, इको आ जाएगा, किसी में मान लीजिए पॉलिटी, इंग्लिश लिटरेचर, इको आ जाएगा, ऐसे होता है। अब मैंने जो सबसे पहले जो प्रेफरेंस दी, जो सबसे पहले अधिमानता दी, वो किसको दी, इस वाले सब्जेक्ट को दी। ये तीनों मुझे मिलने चाहिए। अब जब मैं फॉर्म सबमिट करने गया और जो फॉर्म वो ले रहे थे वो इंग्लिश लिटरेचर के टीचर थे कॉलेज में, तो उन्होंने मुझे कहा कि बेटा आप इंग्लिश मीडियम से पढ़े हुए हो, परसेंटेज भी अच्छी थी, तो मैं आपको इंग्लिश लिटरेचर दे दूं क्या। मैंने बोला माफ़ी चाहूँगा, मुझे नहीं चाहिए, मुझे तो हिस्ट्री, पॉलिटी और इको ही चाहिए। तो अब मुझे जब ये मिल गया, ये वाला मिल गया, मतलब अपन को बहुत अच्छी संतुष्टि हुई, क्योंकि जो सबसे ऊपर जो अधिमानता दी थी, जो सबसे पहले प्रेफरेंस दिया था, वो चीज मिल जाती है तो कितनी खुशी होती है ना। जैसा आप चाहते हो वैसा आपको मिल गया तो संतुष्टि होगी होगी। तो यही बात यहां पे कह रहा है कि सर्वाधिक अधिमानता देता है, तो आप ज्यादा अधिमानता, सबसे पहले प्रेफरेंस दिए वो चीज मिल रही है, आपको संतुष्टि होगी ही होगी। आप
जब कल को यूपीएससी की तैयारी करोगे, आप प्रीलिम्स एग्जाम निकाल दोगे, आप मेंस एग्जाम पास कर दोगे, तो फिर आप जब इंटरव्यू के लिए जाओगे ना, उससे पहले एक फॉर्म भरना पड़ता है और उसमें बताना पड़ता है कि आप सबसे पहले कौन सी सर्विस चाहते हो। कोई आईएएस लिखता है, कोई आईपीएस लिखता है, कोई अन्य सर्विसों का नाम लेता है। अब जैसे मान लो कि आपने आईएएस लिखी कि कलेक्टर बनना है, साहब आईएएस लिखी और आपको आईएएस ही बना दिया, तो कितनी खुशी होगी, वाह यार आईएएस बना दिया। अब आपने पहले पर आईएएस लिखा और तीसरे चौथे पे आईआरएस, इंडियन रेवेन्यू सर्विसेज के बारे में लिखा, और आपको तीसरी चौथी सर्विस मिली, दुख होगा, रे यार नौकरी तो लग गई, नौकरी भी बड़ी सम्मान वाली है, यूपीएससी का एग्जाम क्रैक करके ही लगी है, पर यार चाहिए आईएएस था और ये यार ऐसा क्या। थोड़ा सा दुख होता है, खुशी तो होती है, अपन को तो आईआरएस भी बनाते हैं तो बहुत बड़ी बात है, बहुत खुशी होगी, पर वो थोड़ा जो प्रेफरेंस जो होती है उस प्रेफरेंस के अनुसार अगर नहीं होता तो थोड़ा सा दुख होता है। पिछले भागों में ये देखा गया था कि बजट सेट उन बंडलों के बारे में बताता है जो उपभोक्ता को उपलब्ध है तथा उपलब्ध बंडलों के बारे में सब उसके अधिमान प्राय अंधिमान मानचित्र द्वारा प्रदर्शित किए जा सकते हैं। तो पिछले भागों में आपने बजट सेट को जाना था कि बजट सेट क्या होता है, उन बंडलों के बारे में बताता है, मतलब जो बंडल सभी अपन ने बात करे थे 0, 10, ठीक है, 1, 8, 2, 6, इन बंडलों की बात करता है जो उपभोक्ता के लिए उपलब्ध हो। उपलब्ध होने का मतलब क्या है, उसकी आय के भीतर भीतर हो, उसकी इनकम के भीतर भीतर हो, और उसमें अधिमान प्राय जो प्रेफरेंस है वो कैसे दिखाई जाती है, अंधिमान मानचित्र के द्वारा दिखाई जाती है। किसके द्वारा दिखाई जाती है, अंधिमान मानचित्र के द्वारा। अंधिमान मानचित्र क्या होता है, अंधिमान मानचित्र ये एक हो गया तो अंधिमान वक्र, और जब एक ही में ही हम 3, 4 बना देते हैं तो ये कहलाता है अंधिमान मानचित्र। क्या कहलाता है, अंधिमान मानचित्र। अतः उपभोक्ता की समस्या को निम्न रूप में भी वर्णित किया जा सकता है। युक्तिशील उपभोक्ता की समस्या यह होती है कि वह अपने उपलब्ध बजट सेट को देखते हुए संभावित उच्चतम अंधिमान वक्र के बिंदु पर कैसे पहुंचे। तो उसकी समस्या यह है कि अपने बजट सेट को देखते हुए जो हाईएस्ट, जो संभावित उच्चतम अंधिमान वक्र है, जो हाईएस्ट आईसी है, उस तक कैसे पहुंचे। अब हमने जब अंधिमान वक्र की विशेषताएं पढ़ी थी तो हमने ये देखा था कि जो उच्च अंधिमान वक्र होगा वो ज्यादा आपको संतुष्टि देगा। ये अपना IC1, ये अपना IC2, ये अपना IC3, इनमें सबसे ज्यादा संतुष्टि कौन सा वाला देगा, ये वाला देगा, और फिर इससे कम संतुष्टि ये वाला देगा, और इससे कम संतुष्टि ये देगा। तो इस वाले बिंदु तक कैसे पहुंचे, ये सवाल। यदि ऐसा बिंदु कोई है तो वो कहां स्थित होता है, मतलब वो बिंदु जो कि उपभोक्ता को संतुष्टि दे। संतुष्टि देने का मतलब है कि भैया बिल्कुल सेटिस्फाइड कर दे, जिसके बाद उसकी मांग, उसकी डिमांड ही ना हो। तो अगर ऐसा कोई बिंदु है, अगर ऐसा कोई पॉइंट है, तो कहां पर स्थित होगा, हाँ ठीक, आकाश में होगा, कहां पर होगा, कहां पर स्थित है, वो स्थित को ढूंढते हैं कि वो कहां पर है। इष्टतम बिंदु बजट रेखा पर स्थित होगा। बजट रेखा से नीचे स्थित बिंदु इष्टतम नहीं हो सकता। देखो अब अपन ने पढ़ रखा है, ये अपनी बजट रेखा है, बजट रेखा ऐसी बनती है। जो बजट रेखा पर है, जो भी बिंदु बजट रेखा पर है, ये बिंदु क्या है, इष्टतम है बेटा, संतुष्टि वाले बिंदु है। अगर इसके नीचे है तो वो इष्टतम नहीं, वो संतुष्टि नहीं है। अब भी मतलब आप क्या और पैसा आप और खरीद सकते हो, और संतुष्टि आ सकती थी, पर आपने अभी पूरी संतुष्टि नहीं ली। और इसके बाहर वाला तो कभी हो ही नहीं सकता, वो तो अपने बाहर है, लिमिट से ही बाहर है, अपन उसको खरीद नहीं सकते, उतनी इनकम ही नहीं है। तो जो भी बिंदु बजट रेखा पर स्थित होगा, तो अब आपसे पूछ लिया जाए इष्टतम बिंदु, उपभोक्ता के संतुलन का बिंदु, उपभोक्ता के संतुष्टि का बिंदु कहां पर स्थित होगा, बोले बजट रेखा पर स्थित होगा। बजट रेखा पर स्थित होगा, बार बार कह रहा हूं, बजट रेखा पर ही स्थित होगा। बजट रेखा के नीचे, बजट रेखा के ऊपर, बजट रेखा में, बजट रेखा के बाहर नहीं, बजट रेखा पर, शब्दों को ध्यान रखिएगा, बजट रेखा पर ही स्थित होगा। अब ऐसा मत सोचिएगा कि हमसे कोई 3 मार्क्स का 4 मार्क्स का सवाल पूछेगा, वो ये भी पूछ लेगा, एक शब्द में पूछ लेगा कि क्रमवाचक उपयोगिता विश्लेषण में उपभोक्ता का इष्टतम बिंदु कहां पर स्थित होता है, लिखना पड़ेगा बजट रेखा। वो एमसीक्यू में भी पूछ सकता है, वो फिल इन द ब्लैंक्स रिक्त स्थानों में भी पूछ सकता है, कहीं पर भी पूछ सकता है। इतना डिटेल में, इतना गहराई में क्यों पढ़ाया जा रहा है, क्योंकि आपको कैसे भी पूछे नंबर आपको पूरे मिलेंगे। तो इष्टतम बिंदु कहां पर होगा, बजट रेखा पर स्थित होगा, उसके नीचे नहीं हो सकता, और नीचे होगा तो वहां पर इष्टतम नहीं है, बेस्ट पॉइंट नहीं है, संतुष्टि नहीं है। बजट रेखा से नीचे स्थित बिंदु की तुलना में बजट रेखा पर हमेशा कोई ऐसा बिंदु होता है जिसमें दोनों वस्तुओं में से कम एक की मात्रा अधिक होती है तथा दूसरे की मात्रा भी कम नहीं होती। अतः उपभोक्ता एक दिष्ट अधिमानों वाली ऐसी बिंदु को अधिमानता देता है। अब देखो बजट रेखा पर जो भी दर्शाया गया है वो ऐसे हैं जिनमें क्या है कि मान लीजिए अभी हमने बोला 10, 10 और 10 और 12, तो वो यहाँ पर एक दिष्ट अधिमानों को देता है कि भैया एक वस्तु तो सेम हो दोनों में और एक ज्यादा हो।
बजट रेखा पर वही दर्शाई जाती है। उसके नीचे वाला है वो संतुष्टि नहीं देगा। ठीक है, तो अगर पूछ लिया जाए भाई क्यों बजट रेखा का ही क्यों, तो क्योंकि वहां पर दोनों वस्तुओं में से एक कम से कम एक की मात्रा अधिक होगी, जैसे यहाँ पर वायु की मात्रा अधिक है और एक की दूसरे की मात्रा भी कम नहीं होती है, 10 की 10 ही रही। ऐसे में ये एकदिष्ट अधिमानों को क्या करता है, अधिमानता देता है, प्रेफरेंस देता है। अतः यदि उपभोक्ता के अधिमान एकदिष्ट तो बजट रेखा से नीचे किसी भी बिंदु पर कोई ऐसा बिंदु होता है जिसे उपभोक्ता अधिमान देता है, बजट रेखा के ऊपर स्थित बिंदु उपभोक्ता को उपलब्ध नहीं होते हैं। देखो अब अगर एकदिष्ट है और वो अगर उसके नीचे का दे रहा है तो फिर वो अधिमान नहीं होंगे, उसको उपभोक्ता को उपलब्ध नहीं होते हैं, मतलब उसको अवेलेबल नहीं होंगे। इसलिए उपभोक्ता का इष्टतम बंडल सबसे अधिक अधिमान वाला बंडल बजट रेखा पर स्थित होता है। तो सबसे अधिक अधिमान मतलब जो सबसे ज्यादा प्रेफरेंस दी जा रही है या जो आपको सबसे ज्यादा संतुष्टि देगा वो वाला बंडल बजट रेखा पर ही स्थित होगा। बजट रेखा पर इष्टतम बंडल कहां स्थित होगा? देखो अब पहले सवाल यह था कि हमें संतुष्टि मिलनी चाहिए, बोला मिलेगी। संतुष्टि मिलेगी तो संतुष्टि का बिंदु, वो इष्टतम बिंदु कहां पर होगा? बोला बजट रेखा पर स्थित होगा। बोले कहां पर स्थित होगा? बजट रेखा पर स्थित होगा। बोले बजट रेखा पर कहां पर स्थित होगा? जैसे कोई बोले साहब मैं उस शहर में रहता हूं, पहला सवाल तो कहां रहता हूं? बोले उस शहर में रहता हूं। उस शहर में कहां पर रहते हो, कौन सी जगह पे रहते हो? तो उसी प्रकार से बोला कि संतुष्टि जो मिलेगी वो बजट रेखा के बिंदु पर मिलेगी, पर ये बिंदु बजट रेखा पर कहां मिलेगा उसको तो ढूंढो। चलो तो अब सवाल वही है, जिस बिंदु पर बजट रेखा केवल अंदिमान वक्रों, ये वक्रों है बेटा, अंदिमान वक्रों में से किसी एक को स्पर्श करती है वही इष्टतम होगा। अब देखिए, अब आ जाइए, अब इस चीज को समझिए। ये जो आपकी एनसीईआरटी का ही चित्र में लेकर के आता हूं जिससे कि आप उसको देख सके। ये वाली जो लाइन जा रही है, ये वाली लाइन कौन सी लाइन है? इसको हम कहते हैं बजट लाइन, BL कहा जाएगा, बजट लाइन। ये जो आपके देखने को मिल रहे हैं, ये एक IC हो गया, IC1, ये दूसरा IC हो गया, ये तीसरा IC हो गया। अब क्या है कि उपभोक्ता का संतुष्टि का बिंदु बजट रेखा पर होगा और बजट रेखा में वहां पर होगा जहां पर अंदिमान वक्र छूते हुए जा रहा है, स्पर्श करते हुए जा रहा है। ठीक है ना, हमने शुरुआत में क्या कहा कि आज हम अंदिमान वक्र और बजट रेखा दोनों साथ साथ चलेगी। तो अब इसमें से मुझे ये बताओ, इन तीनों वक्रों में से कौन सा वक्र ऐसा है जो इसको छू रहा है? ये वाला जो पॉइंट है, जो दूसरा वाला वक्र है ना बच्चों, IC2 है, ये वाला इसको छू रहा है। तो ये वाला जो पॉइंट हो गया ना, ये वाला पॉइंट होगा जहां पर उसको संतुष्टि होगी। अब आप कहोगे सर जी IC3 भी तो है, वो तो ज्यादा संतुष्टि देगा, पर IC3 बेटा बजट ही नहीं है, बजट के बाहर जा रहा है, कहां से खरीद लोगे आप? और ये IC1 है तो ये बजट के नीचे भी तो और खूब पैसा पड़ा है, खूब पैसा एंजॉय करो ना। तो ये वाला ही है जो कि बजट रेखा को छू रहा है, जहां पर आपको अंदिमान वक्र उसको छू रहा है। इसका मतलब है कि आप संतुष्ट हो जाओगे, ये चीज आपकी बजट में आपकी इच्छा के अनुसार आपको मिल रही है। ठीक है, तो अब कभी भी सवाल आता है कि क्रमवाचक उपयोगिता विश्लेषण में उपभोक्ता को संतुष्टि कहां पर मिलती है? बजट रेखा पर मिलती है। और बजट रेखा पर कहां पर मिलती है? जहां पर अंदिमान वक्र बजट रेखा को स्पर्श करते हुए या छूते हुए जाता है, वही इष्टतम होगा, वही बेस्ट होगा। यह देखने के लिए कि ऐसा क्यों, ध्यान दीजिए कि बजट रेखा पर कोई भी बिंदु उस बिंदु को छोड़कर जिस पर वह अंदिमान वक्र को छूता है किसी नीचे वाले अंदिमान वक्र पर स्थित होता है, इस प्रकार निम्न स्तरीय होता है। तो देखिए, अब आप यहाँ पे देखिए, एक इस वाले पॉइंट को छोड़ दीजिए, बाकी इसके नीचे जो भी है वो निम्न स्तरीय है। अभी मतलब आपका और बजट है, आप यूज कर सकते हो ना उसका। अतः ऐसा एक बिंदु उपभोक्ता का इष्टतम नहीं हो सकता। तो कभी भी बजट रेखा के उस IC वक्र जो कि उसको छूते हुए जा रहा है उसके नीचे का कोई भी पॉइंट कभी भी इष्टतम नहीं हो सकता, बेस्ट पॉइंट नहीं हो सकता। इष्टतम बंडल बजट रेखा के ऐसे बिंदु पर स्थित होगा जहां बजट रेखा अंदिमान वक्र पर स्पर्श रेखीय हो। तो अब सीधा सा सवाल अगर आपसे पूछ लिया जाता है, 1 मार्क्स के क्वेश्चन में आ जाता है कि भैया कहां पर संतुष्टि मिलेगी, तो ये वाली जो पूरी लाइन है लिख दीजिएगा। इष्टतम बंडल रेखा के ऐसे बिंदु, बजट रेखा का ऐसा बिंदु पर होगा जहां बजट रेखा अंदिमान वक्र पर स्पर्श रेखीय हो। इसमें दोनों बातें आ गई कि इष्टतम बिंदु कहां पर होगा, बजट रेखा पर होगा। बजट रेखा पर कहां पर होगा, दोनों सवालों के जवाब एक साथ आपको मिल जाएंगे कि कहां पर मिलेगा, बजट रेखा में मिलेगा, और बजट रेखा पर कहां मिलेगा, जहां पर अंदिमान वक्र उसको स्पर्श करते हुए छूते हुए जा रहा है। ओके, अब बात करते हैं उपभोक्ता के संतुलन की शर्तें। ठीक है, देखो अब उपभोक्ता का संतुलन या उपभोक्ता का संतुलन का मतलब होता है उसको जो सेटिस्फेक्शन है, जब आकर के वो सेटिस्फाइड हो गया, मतलब संतुलन, बस अब खत्म मामला, अब ना कुछ खरीदना ना बेचना, संतुष्टि मिल चुकी, उसकी क्या क्या शर्तें हैं वो देखते हैं। ठीक है,
पहली शर्त उपभोक्ता उस बिंदु पर साम्य की स्थिति में होगा जहां वह अपनी संतुष्टि को अधिकतम करता है। साम्य की स्थिति का मतलब है एक वो स्थिति जहां पर वो संतुष्ट हो चुका है, तो उसकी साम्य की स्थिति वो है जहां पर अपनी संतुष्टि को अधिकतम कर लेता है, मैक्सिमम वो पहुंच जाता है, वो वाली स्थिति होगी। तटस्थता वक्र या अंदिमान वक्र विश्लेषण में उपभोक्ता के संतुलन के लिए निम्न शर्तों का होना आवश्यक है। इन शर्तों का होना आवश्यक है, देखते हैं। तो अब अगर आपसे पूछ लिया जाए उपभोक्ता संतुलन का मतलब क्या होता है, या उपभोक्ता की संतुष्टि का मतलब क्या होता है, या उपभोक्ता के इष्टतम चयन का मतलब क्या होता है, तो ये वाली डेफिनेशन लिख दीजिएगा यहां से यहां तक। उपभोक्ता उस बिंदु पर साम्य की स्थिति में होगा जहां वह अपनी संतुष्टि को अधिकतम कर लेता है, ऐसी स्थिति को उपभोक्ता का संतुलन कहा जाता है। पहली, तब देखिए 3 कंडीशन पढ़ेंगे। पहली कंडीशन, उपभोक्ता के संतुलन का बिंदु वह बिंदु होता है जहां पर बजट रेखा एक तटस्थता वक्र को स्पर्श करती है, यह अधिकतम संतुष्टि का बिंदु होगा। तो ये वाला जो पॉइंट है, इस वाले पॉइंट पर ही क्या होगा, वो बजट रेखा तटस्थता वक्र को स्पर्श करती है, उसी वाले को अधिकतम संतुष्टि का बिंदु होगा। तो हम 3 शर्तें पढ़ रहे हैं। उन 3 शर्तों में पहली शर्त क्या है कि अंदिमान वक्र, वहां जहां पर बजट रेखा को छूते हुए जा रहा है जो अंदिमान वक्र, वह वाला बिंदु क्या होगा, संतुष्टि का बिंदु होगा। ये अपन ने अभी पढ़ा है, बिल्कुल क्लियर। दूसरी शर्त है उपभोक्ता के संतुलन का बिंदु वह बिंदु होगा जहां पर प्रतिस्थापन की सीमांत दर, मतलब मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन MRS, कीमत अनुपातों के बराबर। तो जो रेशियो के प्राइस आपने पढ़े हैं PX/PY के बराबर होती है, यह उपभोक्ता के संतुलन की आवश्यक शर्त होती है। मतलब अब इसको समझिएगा, क्या कहा गया है, कहा गया है कि MRXY = PX/PY, ये वाली कंडीशन होनी चाहिए। मतलब मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन और प्राइस ऑफ एक्स, प्राइस ऑफ वाई होनी चाहिए। अब मैंने यहाँ पर एक्स लिखा पहले और वाई लिखा बाद में। कुछ बच्चों का सवाल आता है मेरे पास कि सर अगर हम वाई एक्स लिख दें तो कोई समस्या तो नहीं होगी? समस्या नहीं, बहुत बड़ी समस्या होगी। समस्या नहीं, बहुत ही बड़ी समस्या हो जाएगी। कैसे समस्या? देखो एक्स जो हम पहले यहाँ पे लिख रहे हैं, पहले हम उस चीज को लिख रहे हैं जिसको हम ज्यादा चाहते हैं या ज्यादा अपने पास लाना चाहते हैं, मतलब उसको पाना चाहते हैं, ठीक है। और y पर वो लिखते हैं जो त्याग कर रहे हैं, ठीक है। अब अगर आप मान लीजिए कि आप y को बढ़ा रहे हैं और x का त्याग कर रहे हैं, तो आप यहां पे लिखेंगे MRSYX, ठीक है। फॉर्मूला भी फिर पूरा चेंज हो जाएगा, PY PX वाला इस हिसाब से अपना चलने लग जाएगा, ठीक है ना। ये तो अगर अब यहाँ पे ये दोनों बराबर होने चाहिए, ये बराबर होंगे तभी काम होगा। मतलब आप जिन वस्तुओं का त्याग कर रहे हो, ठीक है, वो और PX/PY, मतलब X वस्तु की प्राइस और Y वस्तु की प्राइस का जो अनुपात है वो दोनों के बराबर आने चाहिए। मतलब इधर 2 आ रहा है तो इधर भी 2 आना चाहिए, इधर 3 आ रहा है तो इधर भी 3 आना चाहिए। उसी कंडीशन पे क्या होगी, संतुष्टि होगी। मतलब क्या है, दोनों वस्तुओं की प्राइस से आप दोनों का घटा बढ़ा करके जो आप पा रहे हैं वो संतुष्टि में आपको आ जाएगा, ठीक है ना। ये आपका होता है, ये सबसे आवश्यक शर्त है, ये तो होनी ही होनी चाहिए, ओके। तीसरी और अंतिम शर्त है उपभोक्ता के संतुलन की तीसरी आवश्यक शर्त यह है कि संतुलन के बिंदु पर प्रतिस्थापन की सीमांत दर गिरती हुई होनी चाहिए, अर्थात तटस्थता वक्र मूल बिंदु के उधर कॉन्वेक्स होना चाहिए। समझ गए, ठीक है, समझ रहे हो। तो MRS कैसी होनी चाहिए, डिक्रीजिंग होनी चाहिए, गिरती हुई होनी चाहिए। MRS गिरती हुई होनी चाहिए, बढ़ती हुई MRS नहीं होनी चाहिए। और MRS गिरती हुई, इसका मतलब क्या है कि जो अंदिमान वक्र है वो कैसा होना चाहिए, कॉन्वेक्स होना चाहिए, ठीक है। मतलब इस शेप का होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, कभी भी ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। कॉन्केव ना हो, कॉन्वेक्स होना चाहिए, ओके। तो ये 3 शर्तें हैं, इन तीनों शर्तों को मिलाकर के उपभोक्ता को संतुलन मिल जाएगा, ओके। तो आज के लेक्चर में अपना इतना ही। आपको कोई डाउट, कोई समस्या हो तो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर दीजिएगा, और पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। अपने चैनल को भी प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करते रहिए। और प्लीज़ डिस्क्रिप्शन में लर्न एंड शेयर आर्ट्स टेलीग्राम का लिंक दे रखा है, उसको भी ज्वाइन करिए बच्चों, जिससे आपको सभी जानकारियाँ मिलती रहे। और लेक्चर्स कैसे लग रहे हैं ये भी बताइएगा, और इकोनॉमिक्स बिल्कुल दिमाग में एंटर हो रही है या नहीं हो रही वो भी बताइएगा। एक बार नहीं समझ में तो दूसरी बार देखिए, आपको हर चीज़ क्लियर होगी। और मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।